हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, हेलो, हाय, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे और सभी लोग जाग भी गए होंगे। आई होप अभी शायद कोई नहीं सो रहा होगा, और अगर सो रहा है तो उठ जाओ क्योंकि नया वीडियो आ चुका है जिसमें हम ई गवर्नेंस के सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। तो कल हमने देखा था ई गवर्नेंस का फर्स्ट पार्ट, है ना। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था कि इसमें ई गवर्नेंस क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, कितनी ब्रांचेस होती हैं, क्या पिलर्स होते हैं, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्यों आया है वो, क्या हमारे लिए लेकर आया है, क्या हमें उससे फ़ायदे हैं, वो सब हमने कल बात कर ली थी कि हम ओके। सो आज हम इसकी सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम किसकी बात करेंगे कि जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, कि ई गवर्नेंस के कितने इनिशिएटिव्स हैं या इसके अंडर कितने इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। सो हेयर आई गो। सो फर्स्ट हमने कल इंट्रोडक्शन देख लिया था। इंट्रोडक्शन में हमने बात करी थी कि ई गवर्नेंस आपका क्या है। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक और गवर्नेंस मीन्स होता है टू गवर्न द सिस्टम, मीन्स टू कैरी आउट। अगर हम सिंपली इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ई गवर्नेंस इज़ अ channel or is a medium which carry out the functions of government through the utilization of ICT। ठीक है, जितना भी गवर्नमेंट के फंक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, अगर हम उनके फंक्शंस को आईसीटी का यूज़ करके यूटिलाइज़ कर मतलब आईसीटी को यूटिलाइज़ करके उसको देखते हैं या लुक आफ्टर करते हैं तो उसको ही कहते हैं हम ई गवर्नमेंट। उसके अलावा हमने ई गवर्नेंस को क्या कहा था कि वो आपका एक स्मार्ट गवर्नेंस भी कहते हैं, जहाँ पर एस फॉर सिंपल, एम फॉर मोरल, ए फॉर अकाउंटेबल, आर फॉर रिस्पॉन्सिव एंड टी फॉर ट्रांसपेरेंट। मे भी हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसको एक बार ही देख लेना। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी किस चीज़ की, उसके बाद बात की थी हमने ओरिजिन की, कहाँ से आया। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि ये आपका 1969 में यूएस से स्टार्ट हुआ था। जनरली ये पहले यूरोपियन कंट्रीज़ में आया था, उसके बाद ये 1970 में इंडिया के अंदर आया, जहाँ पर इसने पहली बार किस पर फोकस किया था, इन हाउस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर फोकस किया था, विच इज़ रिलेटेड टू इलेक्शन, सेंसेस, इन सब से रिलेटेड थी। ठीक है, उसके बाद 1970 में आपका डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो एक बहुत ही बड़ा स्टेप माना जाता है ई गवर्नेंस की तरफ के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका 1977 में आपका एनआईसी का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर एनआईसी का मतलब नेशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पर मतलब है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, जिसने लॉन्च किया था डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम, जिसकी वजह से जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी ऑफिसेस थे उनको सबको कंप्यूटराइज्ड किया गया था। उसके बाद इसका सबसे बड़ा मेन थ्रस्ट माना जाता है कि इसने प्रोवाइडिंग की थी लॉन्चिंग ऑफ निकनेट। कब प्रोवाइड की थी इसकी लॉन्चिंग? 1987 में। और ये निकनेट क्या है? ये एक नेशनल सैटेलाइट ये क्या है? ये एक नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क है जो आपका ई गवर्नेंस को स्टेट, यूटी और आपका सेंट्रल लेवल पे जितनी भी ई गवर्नेंस की पॉलिसीज़ हैं उनको लुक आफ्टर करेगा या उनको गवर्न करेगा। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम आते हैं कि ई गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव से क्या थे। तो हमने देख लेते कि ये एक इंफॉर्मेशन सोसाइटी बनाता है, इंक्रीज़ करता है सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच के इंटरेक्शन को, इनक्रेज करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन इसमें पार्टिसिपेट करें, एकदम ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहती है, मतलब जब उसको जवाब देना पड़ता है हमको। और ये थोड़ा सा जो गवर्नमेंट का पेपर वाला काम होता है, जितना सारा हम पेपर को वेस्ट करते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव टुवर्ड्स पेपरलेस। मतलब यहाँ पे हम बहुत कम पेपरलेस चीज़ों की बात करते हैं। पेपर का यूज़ बहुत कम हो चुका है। एंड टू रिड्यूस द रिएक्शन टाइम, जैसे ही चीज़ें आती हैं वैसे ही रिएक्शन जाता है। ऐसा नहीं होता है कि जो उन्होंने गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी फ्रेम करी और उसके रिएक्शन में हमको बहुत टाइम लग गया, कुछ नहीं दे पाया, रिएक्शन कुछ नहीं दे पाया। तो आजकल सभी लोग दे पाते, तो रिएक्शन टाइम को भी इसने रिड्यूस कर दिया है।
अब ई गवर्नेंस के अंदर क्या क्या आ जाता है, तो भाई इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, ए टू जेड जितनी भी पॉलिसीज़ होती है, जितने भी सेक्टर्स होते हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूडेड रहते हैं। चाहे वो किसी भी चीज़ कर रहे हैं, चाहे रेवेन्यू कलेक्शन की बात हो, चाहे सिक्योरिटी सिस्टम्स की बात हो, चाहे टैक्स कलेक्शन की बात हो, चाहे एकेडमिक की बात हो, चाहे कम्युनिकेशन की बात हो, चाहे आपका ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, एम्प्लॉयमेंट की बात हो। तो बेसिकली ये सारे जितने भी इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स होते हैं उन सबको ये कवर कर लेता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था डिफरेंट कॉनोटेशन का मतलब होता है कि इसकी ब्रांचेस क्या हैं। तो बेसिकली इसकी ब्रांच है ई एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया है, कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स होते हैं या पॉलिसीज़ होते हैं या जितना भी रिकॉर्ड होता है वो भी हमको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आसानी से अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट इज़ योर ई सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज होती हैं ऑनलाइन सर्विसेज हो गई। ठीक है, ये भी ज़्यादा हम एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाता है, जो हमारे तरफ मतलब गवर्नमेंट हमारी तरफ एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ा देती है, और ई एडमिनिस्ट्रेशन प्लस ई गवर्नेंस दोनों ही मिलकर ई गवर्नमेंट को बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट ही है आपका ई डेमोक्रेसी, जहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि इस ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब ये लोकतांत्रिक माना जाता है। क्यों माना जाता है? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपका ट्रांसपेरेंट हैं। जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं वो कब खुल रही हैं, कब बंद हो रही हैं, क्या अगर आपको कोई शिकायत है तो आप उसको आसानी से उन तक पहुंचा सकते हो, उनका निराकरण नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी आप दोबारा शिकायत कर सकते हो। तो सारी चीज़ें इसमें अब आपका इंक्लूडेड रहती है, और यही सारी चीज़ें मिलाकर आपका क्या बनाती हैं, ई गवर्नेंस बनाती है। टाइप सी कल हमने बात करी थी, तो आपका ये 4 टाइप का होता है, G2C, G2G, G2B और G2E। इसमें सबसे ज़्यादा स्कोप है G2B का, क्योंकि बिजनेस के राइज के लिए ई गवर्नेंस ने बहुत सारी पॉलिसीज़ को फ्रेम किया है, और ये बहुत ही ज़्यादा इस बिज़नेस ने स्पाइक भी लिया, मतलब बहुत ज़्यादा इसको फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ से फ़ायदा भी हुआ है। उसके बाद हमने बेसिक एग्जांपल्स कल देख लिए थे कि आपका G2C में क्या आएगा। ये गवर्नमेंट टू सिटीजन की बात हो रही थी, तो इसमें आपके उमंग ऐप, भूमि ऐप, ज्ञानदूत, तो इस तरीके के ऐप आ जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हॉस्पिटल से रिलेटेड चीज़ हो गई, एजुकेशन से रिलेटेड हो गई, ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स हो गए। तो ये गवर्नमेंट और सिटीज़न के बीच का हो जाता है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आपकी बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे कि स्मार्ट गवर्नमेंट इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें आपकी लाइव फिंगरप्रिंटिंग, स्कैनिंग, वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो ई टैक्सेशन हो गया आपका, ठीक है, ई प्रोक्यूरमेंट प्रोजेक्ट हो गया आपका, ई विज़ हो गया आपका, तो इसके बारे में बात हुई थी। उसके बाद आते हैं हम G2E में। इसमें आपका ऑनलाइन सैलरीज प्रोवाइड करना, ऑनलाइन स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करना। तो इसमें बीच के जो बिचौलिए होते हैं, जो बीच में करप्शन कर जाते थे, उनका काम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब गवर्नमेंट और एम्प्लॉय दोनों के बीच की बात हो जाती है। जो भी होता है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में जाता है, आपको सिंपल अपनी डिटेल्स भरनी होती हैं, और बीच के जो बिचौलिए का काम होता है, आया नहीं आया, मिली नहीं मिली, वो वाली सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। आपकी गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आपका जो भी रिलेटिव अमाउंट है उसको डाल देगी, जिससे कि आपका कोई आपके साथ घोटाला नहीं होगा। ठीक है, मूविंग टू फिर नेक्स्ट पढ़ाते हैं हमने पिलर्स क्या होते हैं कि ई गवर्नमेंट के 4 पिलर्स होते हैं, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज। इसमें टेक्नोलॉजी आपका सबसे मेजर प्रोजेक्ट माना जाता है, मेजर स्टेप माना जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं तो ई का कोई मतलब ही नहीं। ई इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेक्नोलॉजी। ई है तभी मतलब टेक्नोलॉजी है तभी ई है, वरना नहीं होता। ठीक है, उसके बाद रिसोर्सेज, प्रोसेस, पीपल, और पीपल भी इसमें बहुत अच्छा मेजर रोल प्ले करते हैं। जब पॉलिसीज़ को फ्रेम किया गया, सब कुछ किया गया, पर अगर हम ही लोगों ने नहीं देखा, या हम ही लोगों ने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया, हम ही लोगों ने उसको सपोर्ट नहीं किया, या हम ही लोगों ने उसको यूज़ नहीं किया, तो इट बिकम्स ज़ीरो, अ बिग ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। ठीक है, उसके बाद चलो अब हम आज की बात पे आते हैं। अब हम आज बात करेंगे मेजर ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स इन इंडिया, कि गवर्नमेंट ने कितने मतलब मेजर इनिशिएटिव्स कौन से थे। तो सबसे बड़ा इनिशिएटिव माना जाता है आपका डिजिटल इंडिया। क्या माना जाता है? डिजिटल इंडिया। ये आपका सबसे बड़ा इनिशिएटिव है आपका मोदी गवर्नमेंट का। ठीक है, जो आपका डिजिटल इंडिया है, पहली बात तो ये लॉन्च कब हुआ था, तो ये आपका
ठीक है। ये आपका जो लॉन्च हुआ था वो कब हुआ था? 1 जुलाई 2015। कब हुआ था ये आपका लॉन्च? ये आपका लॉन्च हुआ था 1 जुलाई 2015। 1 जुलाई 2015 को ये लॉन्च हुआ था। इसको लॉन्च करने वाले बॉडी कौन सी है? इसको लॉन्च करने वाली बॉडी का नाम है MIATI। MIATI मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि ये इंडिया को या इंडिया के जितने भी हर सिटीज़न को ये डिजिटली स्ट्रॉन्ग बनाना है। मतलब भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करना ही इसका मेन मोटो है कि हम किस तरीके से हमारी इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बना सकते हैं, जहाँ पर जितना भी आपका जो नॉलेज है या नॉलेज मतलब इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड जो आपकी इकोनॉमी है या अर्थव्यवस्था है उसको हम उसमें कन्वर्ट कर सकें। ये आपका क्या है? मतलब हम कह सकते हैं कि इट्स अ नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हो रहा है इसमें? इसमें जो नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, इसमें हम ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। अम्ब्रेला प्रोग्राम का मतलब होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। ठीक है। ये हमारे इंडिया को प्रिपेयर करती हैं एक नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है या मेन एम क्या है। तो याद रखना इसका मेन एम है टू इसका मेन एम है टू मेक प्रिपेयर इंडिया फॉर अ नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन। और ये कैसा प्रोग्राम है? ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है और इसका काम है कि ये इंडिया को प्रिपेयर करेगा एक नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है। साथ मिलकर ये काफ़ी सारे आइडियाज़ को, काफ़ी सारे थॉट्स को एक सिंपल कॉम्प्रिहेंसिव विज़न देगा। ठीक है। जिससे कि जो भी इसका पर्सपेक्टिव है, इसका जो एम है, वो एक लार्जर स्केल पे अचीव किया जा सके। ठीक है। इसका जो बेसिकली विज़न एरियाज़ हैं वो क्या है कि हमको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना है हर सिटीजन के लिए। ठीक है। इसमें जो गवर्नमेंट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको ऑन डिमांड रखना है और जितने भी सिटीजन्स हैं उनका डिजिटल एम्पावरमेंट करना है। ठीक है। इसका जो सबसे मेन प्रोग्राम था वो है आपका जैम ट्रिनिटी। क्या होता है ये जैम ट्रिनिटी? जे फॉर जनधन योजना। ठीक है। ए फॉर आधार एंड एम फॉर मोबाइल। ऑब्वियस सी बात है। पहले क्या किया इन्होंने? पहले इन्होंने लोगों के जनधन योजना के थ्रू क्या करवाए? अकाउंट खुलवाए। फिर इन अकाउंट को आधार से लिंक कर दिया और फिर उस आधार से लिंक करके उसको इस तरीके से बना दिया, मतलब उसको इतना इजी बना दिया कि हम आसानी से उसको मोबाइल पे वो हमको एक्सेसिबल है। ठीक है। जितना भी अब आपके इसके जो बेसिक एग्जांपल्स होते हैं वो आपके जैसे कि उमंग ऐप हो गया, माय गवर्नमेंट हो गया, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल हो गया, आयुष्मान भारत, ई हॉस्पिटल, पीएम किसान। ठीक है। आपका नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल हो गया, ई पाठशाला हो गया, स्वयं हो गया, और बहुत सारे ऐसे जो थे, आधार हो गया, CSCs हो गया, डिजी लॉकर हो गया। ये सारी आपकी बेसिक इसके अंदर पूरी जितने भी आपके जो ऐप्स हैं या जो मेन फंक्शंस हैं या मेन प्रोग्राम्स हैं वो इंक्लूडेड हैं। तो सिंपल कुछ नहीं, इसके जनरल एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं और उसके अलावा क्या याद रखना है कि ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये इंडिया को प्रिपेयर कर रहा है एक नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट इसको क्या याद करना है कि इसको लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री कौन सी है? तो वो है आपकी MIATI, जिसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके सॉरी अब हम अब हम बात करेंगे इसके किस चीज़ की कि आपके इसके 9 पिलर्स क्या हैं। डिजिटल आपके जो डिजिटल इंडिया है उसके 9 पिलर्स क्या हैं। 9 पिलर्स में हम बात करते हैं किसकी? ब्रॉडबैंड हाईवेज।
ब्रॉडबैंड हाईवेज़ का मतलब है कि हमारे जितने भी एरियाज़ हैं, जितने भी आपके एरियाज़ हैं, उन सब को प्रॉपर ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करना, मतलब जितने भी आपकी पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उनको आपका इंटरनेट प्रोवाइड करना ताकि वो लिंक हो सके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और उनकी जो फंक्शनिंग है वो मॉनिटर की जा सके। नेक्स्ट इज़ योर पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम का मतलब होता है फ्री इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करना, या जो इंटरनेट सर्विसेज है उनके थोड़ा सा रेट्स को कम कर देना, जिससे कि हर इंसान इसका आराम से यूटिलाइज़ कर सके। आपने देखा होगा, ऐसे अगर हम 5 साल या 6 साल पहले की भी बात करते तो इंटरनेट बड़ा महंगा आता था भाई। हमको जो हमारा 20 रुपये में या 25 रुपये में हमको 100 MB डेटा मिलता था, उसको भी हम इतना इतना सोच कर खर्च करते थे कि भाई वो सारा यूटिलाइज़ हो जाए। लेकिन जब से जियो आया, जियो ने हमारी ज़िंदगी में एक सच में थैंक्स जियो के लिए कि उसने हमारी लाइफ को बहुत ईजी कर दिया है। इतना ईजी कर दिया कि आज हम ऑनलाइन पढ़ भी लेते हैं, ऑनलाइन गेमिंग भी कर लेते हैं, मतलब ऑनलाइन सब कुछ कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो इंटरनेट सर्विसेज है वो काफ़ी ज़्यादा कम रेट्स में आ चुकी हैं। नेक्स्ट इज़ योर इन्फॉर्मेशन। और हाँ, इसके अंदर ये भी आता है कि आपको बहुत सारी जगह जो आपका काफ़ी सारे स्टेशंस में, काफ़ी सारी जगह, कई सारी गवर्नमेंट जो होती हैं वो आपको फ्री वाईफाई भी अवेलेबल कराती हैं और काफ़ी अच्छी स्पीड पे अवेलेबल कराती हैं। इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन। इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन में क्या होता है कि जितनी भी पॉलिसीज़ आई हैं, जितनी भी आपकी सारी चीज़ें आई हैं, वो सबको इन्फॉर्म्ड हों प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो क्या कर लेते हैं कि वो पोर्टल्स पे जाके एक्टिव रहते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे एक्टिव रहते हैं। पर जहाँ पे लोग एक्टिव नहीं हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, जिनको आपका अब फ़ोन को ऑपरेट करना ही नहीं आता है, वो फ़ोन को ऑपरेट ही नहीं कर पा रहे हैं, पोर्टल्स को खोल ही नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए उन्होंने क्या बनाए हैं, CSCs बनाए हैं। CSCs को हम क्या कहेंगे कि इन्होंने एक आपके पोर्टल्स बनाए हैं, ग्राहक सेवा केंद्र, ठीक है, जो हर जगह बनाए हैं, छोटी छोटी जगह पे, छोटे छोटे गाँव में बनाए हैं, जहाँ पर जो भी पॉलिसीज़ आती हैं तो उन सब का जो लोग पढ़ नहीं सकते या जो लोग मोबाइल में ज़्यादा एक्टिव नहीं है, वो भी इन सारी पॉलिसीज़ का और इन सारे प्रोग्राम्स का बेनिफिट ले सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम में क्या होता है कि जितने भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं वो तुरंत लोगों को अवेलेबल हो जाते हैं और उन पर तुरंत ही आपको रिस्पॉन्स भी मिल जाता है। यूनिवर्सल एक्सेस टू फ़ोन्स। सारी जितने भी पोर्टल्स होते हैं उनको आप आसानी से अपने फ़ोन पर खोल सकते हैं, ठीक है। अब जब इतना सब कुछ होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके लिए हमको मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ेगी, और जब सब कुछ मतलब जो आपका सब कुछ डिजिटाइजेशन इतना ज़्यादा हो रहा है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो उसके लिए क्या होगा कि हमारे लिए जॉब के ऑफर्स भी बहुत ज़्यादा खुल जाएंगे। मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी होगी इस सर्विसेज की, ठीक है, तो उसके लिए हमें मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो लोगों के लिए जॉब के रास्ते भी बहुत सारे खुल जाएंगे। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट माना जाता है वो माना जाता है ई क्रांति को। किसको माना जाता है? ई क्रांति को। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर होता है डिजिटल इंडिया का। इसका जो मेन काम होता है वो होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी करवाता है ये सर्विसेज की, ठीक है, और ये वर्क करता है MMPs पे। किस पे वर्क करता है? MMPs पे, मींस मिशन मोड प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है। जो डिफरेंट आपके जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या जो सेवरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके कुछ मिशन मोड प्रोजेक्ट्स होते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि गवर्नमेंट हमेशा 2 टाइप के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करती है, एक तो नॉर्मल प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, दूसरा लॉन्च करती है मिशन मोड प्रोजेक्ट्स। जिसमें मिशन मोड प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर किया जाता है और उनको तुरंत पूरा करने का मतलब वो टारगेटेड रहते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से उनको टारगेट करना होता है, ठीक है। जनरली इससे क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि सिटीजन और सेंटर सर्विसेज का एक मतलब हमारे पे निर्धारित आधारित रहती हैं ये सर्विसेज। इसमें जो आपका जो कोर इन्फॉर्मेशन होता है उसका ऑप्टिमम यूज़ होता है और ICT का भी ज़्यादा ऑप्टिमम यूज़ होता है। रैपिड रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स होते हैं उनका बहुत अच्छे से होता है। सीधे वे में हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि इसमें जितनी भी सर्विसेज होती हैं गवर्नमेंट की उसको वो इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी कराते हैं, और ये आपका बेसिकली किस पे वर्क करता है? मिशन मोड प्रोजेक्ट्स पे वर्क करता है, ठीक है।
उसके बाद आते हैं ई गवर्नेंस में। ई गवर्नेंस में तो ऑब्वियसली बात है कि जितना भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं, उनको सबको इलेक्ट्रॉनिकली हमको रिफॉर्म करना है और सारा कुछ हमें उसको एक्सेस करना है। नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मीन्स टारगेट नेट ज़ीरो इम्पोर्ट। देखो क्या होता है कि अभी जो हमारा हार्डवेयर है, हमारी चिप्स हो गई, कुछ भी हो गया, तो उसको हमें जनरली कहाँ से, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अब हम बेसिकली किस चीज़ पे फोकस करें कि जितना भी हार्डवेयर है वो हमारी ही कंट्री में मैन्युफैक्चर हो, जिससे कि जो इंपोर्ट है उसको कम से कम किया जा सके। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि देखो जितना भी हार्डवेयर होता है वो जनरली हम बाहर की कंट्रीज से मंगवाते हैं, बेसिकली चाइना से मंगवाते हैं। और चाइना तो ऑब्वियस ही बात है, इतना फ्रॉड है कि पूछो मत। तो उसमें फ्रॉड केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, डुप्लीकेट माल आता है, कभी कभी फ्रॉड चीज़ें आ जाती हैं, तो उसकी वजह से हमें कभी कभी नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो इसलिए हमारा मेन पर्पस क्या है कि हम इसको जितना भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक है उसका इंपोर्ट कम करें, ज़ीरो इंपोर्ट करके जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया के अंदर ही करें। ये आपका प्रोग्राम एक रिलेटेड हो जाएगा मेक इन इंडिया से भी। किससे रिलेट हो जाएगा? मेक इन इंडिया से भी रिलेट हो जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको ये पूरे 9 पिलर्स क्लियर हो गए होंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं, तो इसको बेसिकली देख लेना, मतलब अभी हेडिंग देख लेना इनकी, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से आपको कोई 4 दें और पूछे कौन सा है कौन सा नहीं है, तो ये आप इसको देख लेना उसके, ठीक है। उसके बाद आते हैं डिजिटल इंडिया के अंदर और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि माई गवर्नमेंट, ठीक है। ये आपका एक लिंक बिठाता है गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में, चाहे जिसमें हम जितने भी गुड गवर्नेंस होता है, जितनी भी अच्छी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है, मतलब अच्छा जो संचालन होता है उसको मैनेज करता है, इनक्रेज करता है लोगों को, ठीक है, कि वो पार्टिसिपेट करें वेरियस एक्टिविटीज़ में, करें, डिस्कस करें, पोल करें, बात करें और ब्लॉग करें। ब्लॉग मतलब अपने कमेंट्स रिएक्ट करें कि वो अच्छी है, बुरी है, क्या नहीं है, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सकें और हमें चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर। कभी कभी क्या होता है ना कि पढ़ते हम सब हैं, देखते हम सब हैं, पर हम शायद उस पर्सपेक्टिव से नहीं देख पाते जितने की पर्सपेक्टिव से सामने वाला देख पाता है, क्योंकि सबका अपना अपना विज़न होता है, अपना अपना स्टेट ऑफ माइंड होता है कि कौन किस तरीके से सोच रहा है। हो सकता है कभी कभी हम ऐसी चीज़ें मिस कर जाते हैं शायद बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर कोई और उन चीज़ों को पकड़ लेता है, ठीक है। तो हमें हर थोड़ा सा अपने दिमाग को ना थोड़ा सा वो रखना चाहिए कि हमें दूसरों के व्यूज़ लेते रहना चाहिए, एक कहते हैं ना सेकंड ओपिनियन लेते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि चीज़ें जो हमसे मिस हो गई हैं वो कोई और कवर करके हमें जो हमारा जो और अच्छा पर्सपेक्टिव है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है। उसके बाद डिजी लॉकर है। डिजी लॉकर की बात मैंने पहले भी की थी कि डिजी लॉकर क्या है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो भी सिटीजन्स हैं, मतलब जो आप जैसे और हम जैसे लोग हैं, वो अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को, अपनी मार्कशीट्स को, अपने डिग्रीज़ को या अपने आधार कार्ड को या पैन कार्ड को, जो इंपॉर्टेंट उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिजिटली सिक्योर कर सकता है, जिससे कि आपको कहीं भी ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपसे कहीं भी मांगा जाता है तो आप तुरंत उसमें से उनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको 10 MB की स्टोरेज प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद आता है ORF, मीन्स आपका जो ई हॉस्पिटल है उसमें आता है ORF, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ पे जो पेशेंट्स हैं वो ऑनलाइन OPD का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ऑनलाइन OPD का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जितनी भी जनरली इसका काम क्या है ये हॉस्पिटल का, कि ये पेशेंट की केयर को कवर करता है, जितनी भी लैब की सर्विसेज होती हैं उनको, और जो भी इतना भी आपका मेडिकल रिकॉर्ड होता है उन सबको इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका क्या, नेक्स्ट मूविंग टू दर्पण। किस पे आएंगे हम? दर्पण। तो कोई मुझे बता सकता है कि दर्पण का फुल फॉर्म क्या है? कैन एनीबडी ऑफ यू टेल मी? चलो जल्दी, मैं आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। किसी को पता है तो मुझे बताए कि दर्पण का फुल फॉर्म क्या है। चलो
ओके, नो प्रॉब्लम। जिन्होंने बता दिया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं बताया उनको मैं बता देती हूँ। देखो, दर्पण इज रिलेटेड टू पोस्ट ऑफिस। किससे रिलेटेड है ये? पोस्ट ऑफिस। और इसका फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है इसका? इसका फुल फॉर्म है डी फॉर डिजिटल, ए फॉर एडवांसमेंट ऑफ, आर फॉर रूरल, पी फॉर पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा कहीं पर भी। ठीक है, ये एक ऐसा ऑनलाइन टूल है जो मॉनिटर करता है और एनालाइज करता है कि आपके जितने भी हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो किस तरीके से लोगों तक पहुंचेंगे। ठीक है, इसके अलावा जितने भी आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, मतलब KPIs होते हैं, सिलेक्टेड जो काम कर रहे होते हैं किसी सिलेक्टेड स्कीम पे, प्रोजेक्ट पे। ठीक है, और ये आपकी जो सीनियर फंक्शनरीज होती हैं स्टेट गवर्नमेंट की एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, उस पर भी उसको भी मोनेटाइज करता है और उसको भी फैसिलिटेट करता है उनका प्रेजेंटेशन। ठीक है, मतलब डाटा प्रोवाइड करता है, ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट इज योर प्रगति। अब प्रगति की अगर हम बात करेंगे तो प्रगति का फुल फॉर्म ओबीसी यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इसका काम है कि ये स्टार्ट करेगा एक कल्चर प्रोएक्टिव गवर्नमेंट के बीच में और एक टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है वो टाइम से इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और इसको टाइम से इम्प्लीमेंट भी करे। ये नहीं कि बोला कुछ और इम्प्लीमेंट हो रही कभी और जाके। ठीक है, ये एक रोबोस्ट सिस्टम है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगा। ट्रांसपेरेंसी किस बेसिस पर? इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पर। मतलब ये ब्रिंग करेगा, लेकर आएगा हमारे लिए ई ट्रांसपेरेंसी प्लस ई अकाउंटेबिलिटी, जहाँ पे हम देखेंगे कि रियल टाइम प्रेजेंस क्या है और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो किस तरीके से उनका एक्सचेंज कर रहे हैं। कब इसको लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। ठीक है, इसमें आपका जितने भी इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि जितनी भी आपकी ग्रीवियंसेस होंगी, मतलब आपकी जितनी भी शिकायतें होंगी उनका निवारण करेगा ये। ठीक है, जितने भी प्रोग्राम्स आएंगे या जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे उनको टाइमली इम्प्लीमेंट करेगा और उन प्रोजेक्ट को मॉनिटर भी करेगा कि वो ढंग से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ठीक है, ये आपका एक 3 टायर सिस्टम है। ठीक है, जहाँ पे आपका PMO, सेंट्रल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो डिजिटल डेटा का मैनेजमेंट होता है वो भी होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू चीज़ों को मॉनिटर किया जाएगा और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का भी इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। तो खैर हमको इतना तो डिटेल में नहीं आएगा, मे बी आपको ये मेंस में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ प्रगति और डिफाइन प्रगति और व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रगति। इस तरीके से मेंस में आपसे ये पूछा जा सकता है 3 नंबर में या 5 नंबर है। बट अभी अगर हम इसकी बात करेंगे प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में या तो हमसे इसका क्या पूछा जाएगा, या तो इससे हमसे इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा। तो फुल फॉर्म हो जाएगा प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, प्लस ये कब लॉन्च हुआ था? तो ये 2015 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, उसके बाद आते हैं CSCs 2.0 मीन्स आपका ग्राहक सेवा केंद्र। ठीक है, क्या आएगा इसमें? CSCs में आएगा आपका ग्राहक सेवा केंद्र। इसका मेन फंक्शन क्या होता है CSCs का? कोई मुझे बता सकता है कि CSCs का मेन फंक्शन क्या होता है? बिकॉज मैंने अभी 2 मिनट पहले ही मैंने इसको बताया है। तो कौन बताएगा मुझे कि CSCs का मेन काम क्या होता है? चलो भाई, कोई नहीं बता रहा है मुझे CSCs का मेन काम क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि CSCs का मेन काम क्या होता है। CSCs का मेन काम होता है, इनको हम ग्राहक सेवा केंद्र कहते हैं और इनका बेसिक फंक्शन होता है कि जितनी भी पॉलिसीज़ हैं या जितने भी जो भी चीज़ें हैं वो रूरल एरियाज़ में और जितने भी आपके मतलब
इसमें हर सोसाइटी का हर एक बंदा डिजिटली और फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करे, जितनी भी पॉलिसीज़ आए उनको हर बंदे का उसको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, बेसिक काम इसका क्या होता है कि इसके अंडर जितने भी छोटे छोटे रूरल एरियाज़ है वहाँ पर CSCs को ओपन किया गया है, मतलब एक सेंटर डाला गया है जहाँ पे जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या किसान हैं या जो ज़्यादा नहीं अपनी चीज़ मतलब पॉलिसीज़ को लेकर ज़्यादा अवेयर नहीं है, तो उनका मेन फंक्शन होता है कि इनको भी उसके थ्रू ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिले, जिससे कि जितनी भी वेरियस गवर्नमेंट की प्राइवेट सोशल सर्विसेज हैं वो हर किसी के दरवाजे तक जा सकें। ठीक है, लोगों को हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, ये रूरल एरियाज़ में आपका चाहे आपका इलेक्ट्रिसिटी हो, टेलीफोन हो, वाटर के बिल्स हों, कुछ भी हो, ठीक है, वो उनकी सर्विसेज उनको मिल सके। ठीक है, ये आपका कब आया था? ये आपका आया था 2009 में। ठीक है, और इसको लाने वाली जो मिनिस्ट्री है वो है मियाटी। कौन है? मियाटी मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आते हैं मोबाइल सेवा पे। किस पे आते हैं? मोबाइल सेवा पे। तो मोबाइल सेवा जो आपका ऐप है वो आपकी गवर्नमेंट की सर्विसेज को मतलब उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो आपको एक्सेसिबल हो आपके फ़ोन्स पर भी और आपके टैबलेट्स पर भी। ठीक है, तो ये आपको हर जगह अवेलेबल होंगी ये आपकी पॉलिसीज़, तो इसलिए हमने मोबाइल सेवा का स्टार्ट किया है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो है कि मोबाइल फ़ोन पर और टैबलेट के माध्यम से सारी सरकारी जो सेवाएं हैं उनको देना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद आते हैं जीवन प्रमाण पे। ये क्या है? एक आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम है। किसके लिए? पेंशनर्स के लिए। ठीक है, जीवन प्रमाण में आपका क्या है कि ये आपका एक आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम है पेंशनर्स के लिए। ठीक है, ये इसमें आपका क्या है कि आपकी प्रोवाइड की जाती है ऑथेंटिसिटी। ठीक है, कि आप इसमें डिजिटल अपना लाइफ सर्टिफिकेट को मतलब उसके देखो क्या होता है कि आज की डेट में क्या होता है कि पेंशन जो होती है लोगों को बड़ी मुश्किल से मिलती है। ठीक है, कभी कभी बहुत सारे फ्रॉड केसेस भी देखे जाते हैं कि बच्चे लालच की वजह से ये रिपोर्ट ही नहीं करते हैं कि उनके जो भी मतलब लव्ड वंस हैं या जो भी उनके मम्मी पापा हैं जो भी हैं वो हैं या ख़त्म हो चुके हैं, तो उसका कभी कभी मिसयूज़ भी करते हैं कि उनकी जो पेंशन है उसको लेते भी हैं। तो इसमें एक ऑथेंटिसिटी रहती है। ठीक है, कि without digital life certificate the necessity of the pensioner being present in person before his or his pension dispensing authority, मतलब PDA ये कंफर्म करती है कि वो बंदा है या नहीं है। जीवन का आपको प्रमाण देना पड़ता है, उसके बाद ही आपको पेंशन जारी की जाती है और रेगुलर टाइमली इस चीज़ को रिपोर्ट भी किया जाता है कि वो पर्सन अभी है या नहीं है, या जब भी पेंशन निकालने जाना होता है तो आपको आधार से उसको लिंक कराना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं NCOG मीन्स नेशनल सेंटर ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो GIS प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मीन्स जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, वो मतलब जो आपका प्लेटफॉर्म है वो शेयर करता है, कोलैबोरेट करता है और लोकेशन बेस्ड एनालिटिक्स के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी लोकेशन वाइज जो होती हैं उसके थ्रू प्रोजेक्ट्स का डिजिटलीकरण होता है और जो इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होती है और जितने भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो इसी के बेसिस पे की जाती हैं कि पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में किस तरीके की सर्विसेज हैं। उसके बाद आते हैं NEGP पे। NEGP क्या है आपका? ये है आपका नेशनल E-गवर्नेंस प्लान। ठीक है, क्या है ये आपका? नेशनल E-गवर्नेंस प्लान। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है कि ये क्या है नेशनल E-गवर्नेंस प्लान? कोई भी बता सकता है क्या मुझे कि ये क्या है नेशनल E-गवर्नेंस प्लान?
देखो, ये एक हॉलिस्टिक व्यू है ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स का पूरी कंट्री में, ठीक है, जो एक कलेक्टिव विज़न लेकर आएगा और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उनको लोगों तक पहुंचाएगा, ठीक है। इसका जनरली इनिशिएटिव क्या है गवर्नमेंट का कि मेक ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज अवेलेबल टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जितने भी आपके सिटीजन्स हैं इंडिया को, उन सब को गवर्नमेंट सर्विसेज को अवेलेबल कराना ही इसका मेन इनिशिएटिव है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है कि जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हर सिटीजन को पहुंचाई जाए, ठीक है। ये कब लॉन्च हुआ था? ये आपका लॉन्च हुआ था 18 मई 2006 में। कब लॉन्च हुआ था? ये आपका 2006 में, ठीक है। इसके अंडर आपके 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स आते हैं, ठीक है। और आपका इसके अलावा इसका जो मेन मोटो है, जो एक मेन मोटो है वो क्या है? एक कदम आपकी ओर एक कदम आपके लिए, ठीक है। क्या है इसका मेन मोटो? एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए, ठीक है। और इसको लॉन्च, ये प्लीज़ आप लोग लिख लीजिएगा, मैं क्योंकि मुझे हिंदी टाइप करनी नहीं आती तो मैं इसमें ये चीज़ नहीं डाल पाई हूँ, तो आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा आता है क्या कि इसको लॉन्च करने वाली जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो कौन है? तो इसको लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्रीज़ हैं DAT मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अलावा एंड DPRG डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस, ठीक है। ये इसकी लॉन्चिंग मिनिस्ट्रीज़ हैं कि इसको लॉन्च करने वाले डिपार्टमेंट्स कौन हैं। तो वो है आपका DAT और DAPRG मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड सेकेंड वन इज योर डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। ओके, आई होप मैं यहाँ तक क्लियर होंगी आप लोगों को। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो लेटर ऑन, बट जहाँ तक मेरा हो, मतलब मैंने अपने पर्सपेक्टिव से इसको बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करी और आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर भी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू ई क्रांति। ई क्रांति में आपको बता चुकी हूँ कि एक एसेंशियल पिलर है आपका डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का। अप्रूव कब हुआ था? 2015 में अप्रूव हुआ था। इसका जो विज़न है या इसका जो मोटो है वो है ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस। ई गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म करके, मतलब ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस, गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने ई गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म किया है। इसके अंदर आपके 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, जो वेरियस स्टेजेस पे वेरियस चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके थ्रस्ट एरियाज़ क्या हैं? बट जनरली ये किस पे वर्क कर रहा है? ये वर्क कर रहा है आपका ई एजुकेशन पे। मतलब इसमें जितने भी स्कूल्स हैं उनको ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करी गई है, फ्री वाईफाई दिया गया है हर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, ठीक है, जो ऑलमोस्ट आपका कवर कर रहा है 2,50,000 से भी ज़्यादा स्कूल्स को। इसके अंडर आपका एक और आता है PMG दिशा मीन्स प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, जिसका काम है कि रूरल एरियाज़ में जो मतलब रूरल एरियाज़ के लोग हैं उनको डिजिटली लिटरेट करना, ठीक है। और इसने लक्ष्य रखा है 6 करोड़ लोगों को, कि रूरल इंडिया के 6 करोड़ लोगों को डिजिटली लिटरेट करने का। उसके अलावा आपका आता है स्वयं, ठीक है। कोई मुझे स्वयं का फुल फॉर्म बताएगा कि स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। क्या है इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये कब आया था? ये आया है 2017 में। कब आया है ये? 2017 में आया था। ये इंक्लूड करता है मॉक्स मीन्स मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेस,
ठीक है। ये प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर सारे कोर्सेज़ को होस्ट किया जाता है। उनको मीन्स ये जनरली आपका काम करता है कि जो आपके मतलब 9th क्लास से लेके जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज़ को हैं उनको ऑनलाइन प्रोवाइड कराना, ठीक है। मतलब इसमें आपका ऑनलाइन सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है कि आपको ऐसे ऑनलाइन सोर्सेज और ऑनलाइन मीडियम दिए जाते हैं कि जहाँ पर आपकी क्लास 9 से लेकर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई आराम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एक्सेसिबल हो, कहीं से भी कभी भी, ठीक है, और किसी से भी। इट्स नॉट रेस्ट्रिक्ट द पर्सन कि यही लोग उसको कर पाएंगे और यही लोग कर पाएंगे, एंड दे चार्ज नथिंग फॉर दैट, ठीक है, और इसका कोई चार्ज भी नहीं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जनरली इसका एक और प्रोग्राम आता है स्वयं प्रभा। क्या आता है? स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा में क्या है कि इन्होंने DTH के माध्यम से, मतलब जो आपके DTH है वहाँ पे 32 HD चैनल्स को लॉन्च किया है, जो आपका इस स्वयं के जो प्लेटफॉर्म है उसमें आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट, उसके बाद ये कवर करता है ई हेल्थ केयर। क्या कवर करता है ये? ई हेल्थ केयर, ठीक है। ई हेल्थ केयर में ये कवर करेगा जितनी भी ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशंस हैं, ऑनलाइन मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, मेडिसिन की सप्लाई है, पैन इंडिया एक्सचेंज है पेशेंट का इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इन सारी सर्विसेज को ये, मतलब हेल्थ केयर से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं उनको ये अपने अंदर कॉन्स्टिट्यूट करता है और उनमें हमको हेल्प आउट करता है। फार्मर्स, ऑब्वियस ही बात है कि फार्मर्स को ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, क्योंकि इसमें रियल टाइम जो प्राइस इंफॉर्मेशन होती है, किस फसल की कितनी गवर्नमेंट ने प्राइस लगाई है, ठीक है, और पेमेंट्स भी होते हैं मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, रिलीफ पेमेंट्स हो जाते हैं, तो वो भी ज़्यादा परेशान नहीं होते। उसके अलावा आता है सिक्योरिटी। ऑब्वियस ही बात है कि जब इतना सब कुछ होगा तो सिक्योरिटी भी रहेगी, तो मोबाइल बेस्ड इमरजेंसी सर्विसेज भी रहती हैं, ठीक है। डिज़ास्टर रिलेटेड सर्विसेज को भी लॉन्च किया गया है, जिससे कि जो भी सिटीजन्स हैं उनको टाइमली वो सारी चीज़ें पहुँचाई जा सकते हैं और अपनी लाइफ को और अपनी प्रॉपर्टी को इन सब चीज़ों से बचाने के लिए वो समय रहते कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स को ले सकें। उसके बाद आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन में बात करेंगे हम मोबाइल बैंकिंग की, माइक्रो ATM प्रोग्राम्स की, CSCs की, मतलब ग्राहक सेवा केंद्र की, और पोस्ट ऑफिसेस की। यहाँ पे इनको भी स्ट्रेंथन किया गया है मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आता है जस्टिस। जस्टिस में हम बात करेंगे जितने भी आपका ई कोर्ट, ई पुलिस, ई जेल, ई प्रोसिक्यूशन, ये सारी सर्विसेज को लॉन्च करके इसको हमारे लिए इससे रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको लॉन्च किया गया है, ताकि हम टाइमली इन सब चीज़ों का यूज़ कर पाएँ। हमें ज़रूरत ना हो कि हम बिल्कुल जब हम ये पर्टिकुलर ऑफिस को विजिट करें तभी हमें उनका बेनिफिट मिल सके। उसके बाद आते हैं प्लानिंग पे। प्लानिंग में क्या होता है, नेशनल GIS मिशन मोड प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको टाइमली इम्प्लीमेंट किया जाए, उनको टाइमली, क्या उनका कंसेप्ट है, क्या उनके डिज़ाइंस हैं, कैसा उनका डेवलपमेंट चल रहा है, कब तक वो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरी हमको रहती है। सबसे और लास्ट इंपॉर्टेंट कि जब हम इतना सारा कुछ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको सिक्योरिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हम सारी चीज़ें एक्सेसिबल कर देंगे तो हो सकता है कि कुछ आपके जो ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ का गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, या हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको लीक कर सकते हैं, या उसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसके लिए हमें साइबर सिक्योरिटी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हमको इसको नेशनल लेवल पे इसको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है साइबर सिक्योरिटीज़ के पास, जैसे कि हमको साइबर स्पेस जितना भी है और एकदम सेफ़ और सिक्योर साइबर स्पेस मिल सके, ठीक है, जिसका कोई भी गलत यूज़ ना कर सके। आपने कहीं देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन सारी चीज़ों का मिसयूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो आपका वो चीज़ें हैं जहाँ पर हम बात करते हैं, एक डिजिटल बेसिस है कि आपका जो भी डिजिटल इंडिया है या आपका गवर्नेंस है वो किस किस एस्पेक्ट पे या किस किस एरियाज़ पे वर्क करता है। तो इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लेना, कुछ नहीं समझ में आए तो मुझसे मिल करके पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं और गवर्नेंस इनिशिएटिव्स जो प्रॉपरली आपका जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनने भी लिए हैं, जैसे कि भूमि प्रोजेक्ट है आपका कर्नाटका का, ठीक है। कर्नाटक का जो भूमि प्रोजेक्ट है और जो एक और प्रोजेक्ट है कर्नाटक का खजाने प्रोजेक्ट, ठीक है। भूमि प्रोजेक्ट में दे गिव यू ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये सेल्फ सस्टेनेबल गवर्नेंस प्रोजेक्ट है
ठीक है, जिसमें 20 मिलियन रूरल लैंड रिकॉर्ड्स, मतलब 20 से लेके 6.7 मिलियन फार्मर्स जो हैं उनका रूरल लैंड रिकॉर्ड वहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट इज योर खजाने प्रोजेक्ट्स। खजाने में क्या बात कर रहे हैं हम, ये जो आपका ये एंड टू एंड ऑटोमेशन प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट ट्रेजरी सिस्टम है, मतलब राज्य का जो वित्त है, मतलब जो ट्रेजर है राज्य का, उस पर ये वर्क करता है। बेसिकली जितनी भी आपकी सिस्टम की डिफिशिएंसीज होती हैं, मतलब मैनुअल ट्रेजरी सिस्टम जो होता है, और जो एफिशिएंट करता है स्टेट के फाइनेंस का, मतलब राज्य का जो मतलब स्टेट का जो फाइनेंस है आपका, उसको बहुत अच्छे से मैनेज करता है। इसमें एक और आता है आपका ई सेवा। ई सेवा आपका कहाँ पे लॉन्च हुआ है, ये आपका आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ है। ये आपका प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट टू सिटीजन और ई बिजनेस टू सिटीजन वाली सर्विसेज को। ठीक है, इसमें जनरली आपका क्या होता है कि जितनी भी सर्विसेज हैं उनको डिलीवर किया जाता है ऑनलाइन कंज्यूमर्स को या सिटीजन्स को, जिससे कि वो मतलब डिफरेंट जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनसे कनेक्ट करके उनको जो भी सर्विसेज है उनको ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती हैं और ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है लोगों के बीच में, क्योंकि लोगों ने बहुत सारे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा करना, फ़ोन का बिल जमा करना, ठीक है, पानी का बिल जमा करना, तो अब हमें इनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी हमारे पास टाइम होता है तो हम घर बैठे ये इनको कर सकते हैं, और ये तो अभी वर्ल्ड वाइड भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। हालांकि ये स्टार्ट आपका आंध्र प्रदेश से हुआ था, पर अभी ये सब जगह अवेलेबल हो चुका है। ई कोड, इसको आपका लॉन्च किया था डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने। ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट में आता है, जिसका मेन काम है कि यूटिलाइज़ करता है आपका टेक्नोलॉजी को, कि वो जो जुडिशियल सर्विसेज हैं सिटीजन्स के लिए उसको बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकें और लोगों को जल्दी मतलब जस्टिस जल्दी मिले और सही मिले। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम ई डिस्ट्रिक्ट की बात। ई डिस्ट्रिक्ट में क्या है, इसको आपका लॉन्च करने वाला जो डिपार्टमेंट है वो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ IT, मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भी एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसमें हाई वॉल्यूम मतलब सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट को इश्यू करना, इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट को इश्यू करना, ओल्ड एज और विडो पेंशन्स को यूज़ करना, मतलब इश्यू करना, तो इसका ये मेन काम होता है। उसके बाद आते हैं हम MCA 21। इसको आपका लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। इसका मेन काम ये होता है कि जितनी भी आपकी मतलब जो कंपनी, देखो जब भी इंडिया में कोई कंपनी लॉन्च होती है तो उसको अपने आप को रजिस्टर करना होता है, या उसको मतलब वो रजिस्टर हो जाती है कंपनीज एक्ट में। ठीक है, जब वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हो जाती है तो इसका मेन काम है कि जितनी भी कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्टर हुई हैं उनको सबको इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएँ, मतलब उनको वेरियस ऑनलाइन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, जैसे कि उनका एलोकेशन, या वो अपनी कंपनी का नाम चेंज करते हैं, या अलॉटमेंट के लिए कि वो उनको अपनी कंपनी को अलॉट कराना है या नाम चेंज कराना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस का ऑनलाइन पेमेंट हो गया। ठीक है, अगर उनको अपने जितने भी जो उनके रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहीं से कहीं और शिफ्ट हो गया है तो उसका चेंज कराना। ठीक है, पब्लिक रिकॉर्ड्स को व्यू करना, इससे रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है वो आपके कौन देखता है, वो देखता है आपका MCA 21। ई ऑफिस, ये आपका किसने लॉन्च किया है, इसको आपने लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस, जो कि है आपका DAPRG। ये भी आपका एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है, जिसका काम है कि जितने भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जितने भी काम हैं उसको लेस पेपर ऑफिस किया जाए, मतलब पेपर का काम यूज़ करके सारी चीज़ों को डिजिटाइज़ किया जाए और डिजिटल लेवल पे उनको अवेलेबल कराया जाए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ज्ञानदूत में हम बात करेंगे इंटरनेट बेस्ड गवर्नमेंट टू सिटीजन है ये, और ये आपका स्टार्ट हुआ था, ये कैंपी का प्रोजेक्ट है जो कहाँ से शुरू हुआ था, धार डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, जनवरी 2000 में शुरू हुआ था। इसका ये काम था कि जितने भी रूरल एरियाज़ हैं और आपका जो मतलब इसका मेन उद्देश्य ये था कि जितने भी आपके रूरल एरियाज़ की जितनी भी पॉपुलेशन है उनको सारी जानकारी को अवेलेबल कराना, और उनके ये एक बीच में मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और रूरल लेवल पे ये क्या करता है, एक लिंक बिठाता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, चलो यहाँ पे हमने सारे प्रोजेक्ट्स को देख लिया, अब हम बात करेंगे कि इसके चैलेंजेस क्या हैं। पहला तो क्या, लिमिटेड टाइम टू प्लान,
मतलब बहुत कम टाइम मिलता है इनको, या इनके पास एक लिमिटेड टाइम रहता है कि इनको ये प्लान करना है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। उसके अलावा जब हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं तो लेंदी प्रोसेस फॉर लीगल फ्रेमवर्क टू सपोर्ट ई गवर्नेंस, ठीक है। मतलब एक इनको लेंदी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। बेसिक फैसिलिटीज़ जो रहती हैं वो इसमें कम रहती हैं, क्योंकि कभी कभी इंटरनेट नहीं मिल पाता है या इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है, तो इन सब चीज़ों की कमी भी रहती है, ठीक है। अनअफोर्डेबल इंटरनेट सर्विसेज फॉर प्राइवेट सेक्टर एंड सिटीजन्स, जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं या सिटीजन्स हैं उन सबको इंटरनेट सर्विसेज प्रॉपर तरीके से मुहैया हो जाएं या अफोर्डेबल मिल जाए तो उतना भी पॉसिबल नहीं हो पाता, मतलब इस चीज़ का थोड़ा सा लैक रहता है। इनसफिशिएंट टेलीकॉम स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट ई गवर्नेंस, ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है वो थोड़ा सा इनसफिशिएंट रहता है, क्योंकि इसके लिए टेलीकॉम जब से ई गवर्नेंस आता है तो टेलीकॉम बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो चुका है, तो कई कई जगह ये अभी भी इनसफिशिएंट अमाउंट में है। लिमिटेड आईसीटी ह्यूमन कैपेसिटी टू सपोर्ट ई गवर्नेंस, ऑब्वियसली बात है कि सब लोग इससे जो आपका आईसीटी है मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उससे फेमिलियर नहीं होते हैं। जो आज की जनरेशन है वो तो फेमिलियर है, बट जो पुराने लोग हैं वो इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते हैं, तो यहाँ भी एक ज़्यादा लैक करता है कि सब लोग अभी इस पर इतना ज़्यादा यूज टू नहीं है, तो ये चीज़ भी थोड़ा सा लैक कर रही है, जिसकी वजह से ई गवर्नेंस अभी उतना पेस नहीं पकड़ पा रही जितना कि उसको पकड़ना चाहिए। बट टाइमली ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा टाइम लगता है कि हर चीज़ को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी बता दी हैं, इसको आप एक बार रीड कर लेना। ऑब्वियसली बात है कि कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि कॉस्टली अफेयर्स देखता है, ह्यूज पब्लिक एक्सपेंडिचर लगता है इसके लिए। प्राइवेसी और सिक्योरिटी की बात करें तो ऑब्वियसली बात है कि रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है कि कहीं चीज़ें लीक ना हो जाएं, ठीक है। डिजिटल डिवाइड भी रहता है, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे यूज़र्स और जो नॉन यूज़र्स हैं जो ई गवर्नमेंट का यूज़ करते हैं और नहीं करते हैं उनके बीच में ह्यूज गैप है, ठीक है। अमीर और गरीब के बीच में ह्यूज गैप है, क्योंकि गरीब के पास ज़रूरी नहीं है कि सबके पास स्मार्टफोन, ऑल्दो अब सबके पास हो गया है, बट इट्स नॉट कंपलसरी कि हर सिटीजन के पास अभी स्मार्टफोन है। मेल और फीमेल के बीच में जनरली मेल्स के पास होता है, अगर आप गांव में जाएंगे तो फीमेल्स के पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते हैं, ठीक है। शहरी और जो रूरल होते हैं उसमें भी डिफरेंस होता है, तो डिफरेंट सेगमेंट जो है पॉपुलेशन के उसमें भी डिजिटल डिवाइड देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एडवांटेज तो ऑब्वियसली बात हम तब से बात कर रहे हैं कि इसका बेसिक काम क्या है कि सारी ऑनलाइन सर्विसेज को और एप्लीकेशंस को प्रोवाइड करता है ये ऑनलाइन हमको। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की हाई एफिशिएंसी रहती है, ठीक है। जितने भी रूल्स होते हैं, लॉ होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनसे रिलेटेड हमको डेटा बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। ये हमारा अच्छा से मतलब बहुत ही सिक्योर कॉन्टैक्ट बिठाता है गवर्नमेंट और सिटीज़न के बीच का, और या हम कह सकते हैं सिटीज़न और गवर्नमेंट के बीच का, ठीक है। गवर्नमेंट और सिटीज़न के बीच में ये एक अच्छा ट्रस्ट बिल्ड करता है, ठीक है। कहीं भी किसी वक्त हमें डेटा आसानी से और इजीली एक्सेस मिल जाता है उसका, ठीक है। जितने भी आपके मतलब जो सिटीजन्स की जो बेसिक नीड्स हैं उनके ऑब्जेक्ट को ये अचीव करता है, और उसको हम मॉनिटर भी कर सकते हैं कि इज़ दे आर अचीविंग और नॉट, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, पेपर, इन सब के कॉस्ट में मतलब डिक्रीज़ हुआ है कॉस्ट में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, पेपर का खर्चा, ये सारा कुछ अभी बहुत कम हो गया है। जैसे ऑब्वियस सी बात है, एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज में क्या होगा कि आइडेंटिटी थेफ्ट से हम नहीं बच पाते हैं, मतलब कि जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको कोई मिसयूज़ भी कर सकता है। हम गवर्नमेंट पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट हम पर ट्रस्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि हर तरीके के लोग हैं संसार में, और हमारे देश में कुछ लोग उसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे और कुछ उसका मिसयूज़ भी करेंगे। ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट इज़ योर लैक ऑफ इलिटरेसी, मतलब सभी लोग इलेक्ट्रॉनिकली पढ़े लिखे नहीं हैं, मतलब हर कोई इन सर्विसेज को मतलब एक्सेस नहीं कर पाता है, तो कंप्यूटर स्किल्स सबके पास नहीं है, तो ये भी एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि हर कोई नहीं जानता है, तो इसका यूज़ मतलब उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा जितने अच्छे से होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद सब लोग इंटरनेट नहीं मिल पाता है, तो इंटरनेट की वजह से वो सर्विसेज का टाइमली यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं, एक्सेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू, अब इस पूरे ई गवर्नेंस से हमने क्या कंक्लूड किया।
ये कंक्लूड किया कि जो ई गवर्नेंस है इज़ गेटिंग मोमेंटम इन इंडिया, ठीक है। लेकिन जो पब्लिक अवेयरनेस है और डिजिटल डिवाइड है वो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है जिनको हमें मतलब आने वाले सालों में ओवरकम करना है और इसको एक बहुत ही अच्छा हमारे लिए प्लेटफॉर्म बनाना है। और जो एक मतलब बहुत अच्छा एक मान सकते हैं कि हमारे लिए बून हो सकता है, ठीक है, क्रांति हो सकती है, वो बिल्कुल लेकर आनी है हमें इसमें। जो सक्सेस है ई गवर्नेंस का वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपका हाई स्पीड इंटरनेट पे, ठीक है। तो नेशन वाइड रूल आउट करते हैं 5G टेक्नोलॉजी को नियर फ्यूचर में, जिससे कि ये जो भी प्रॉब्लम्स अभी हम फेस करते हैं उसको हम रिजॉल्व कर पाएँ और इसको और स्ट्रेंथन कर पाएँ, ठीक है, इसको और मजबूत और सशक्त बना पाएँ, ठीक है। आई होप मैंने आपका ये जो टॉपिक है वो कई हद तक क्लियर कर दिया हो, और अगर मैंने क्लियर कर दिया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, जो कि है हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी साथ साथ। और अगर कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप हमें मेल कर लेना channelstudy@gmail.com पे, channelstudydive@gmail.com पे, ठीक है। ये PDFs के लिए और PPTs के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल जो है कि हमारा नॉलेज आर पे, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको PDF से रिलेटेड स्टफ्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पसंद आए तो प्लीज़ कोई टैक्स नहीं लगता है, नहीं मैं कुछ चार्ज कर रही हूँ, इट्स अ फ्री इंफॉर्मेशन फॉर यू, बिल्कुल मुफ्त का ज्ञान है और बहुत अच्छा ज्ञान है। तो सिर्फ लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे और टाइमली वीडियोस मिलते रहें। और आई होप कि मैंने आपको कई हद तक ये पॉइंट क्लियर कर दिए हों। वेल चलो ठीक है, अभी इतना हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ, क्लास भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, और अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, पढ़ लेना, डाउट हो तो हमको कांटेक्ट कर लेना। चलो बाय बाय एवरीवन।